गौरी, मेरे लिए तुम आलू का भरता बना कर रखना। मुझे आलू का भरता बहुत ज्यादा पसंद है। और हुक्म कालू जी, कोई और हुक्म बता दें, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बना दूंगी, जैसे मैं तुम्हारी नुकरानी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम गौरी? तुम तो मेरी पत्नी हो और तुम मेरे लिए भोजन तो बना ही सकती हो ना, इतना तो कर सकती हो। अच्छा ठीक है कालू जी, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी और मेरे साथ ये गुस्सा मत किया करे तुम। फिर कालू कौवा अपने काम के लिए फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। गौरी जी उठो, लग जाओ काम पर। अब कालू जी के लिए उनके लिए भरता बना दो तुम। गौरी कौवी भी आलू लेने के लिए जंगल निकल जाती है। अरे गौरी कौवी, क्या बात है, इतनी खामोश और इतनी उदास क्यों बैठी हो तुम यहाँ पर? अरे मैं तो थक गई थी और यहाँ पर थी सही करने के लिए बैठ गई हूँ। अभी मुझे घर जाकर कालू जी के लिए आलू का भरता बनाना है, फिर घर के काम भी करने हैं। मैं तो अपने घर में नुकरानियों से की जिंदगी बसर कर रही हूँ। मेरी जिंदगी में तो आराम ही नहीं, मैं ऐसे ही बूढ़ी हो जाऊंगी। बहुत अफसोस गौरी कभी, बहुत अफसोस, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। वैसे रानो चिड़िया, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। तुम्हारे पति ने तो 2 शादियाँ कर ली होगी, तुम दोनों मिलकर घर का काम कर ले होंगी आसानी के साथ। अरे मेरा नाम भी रानो चिड़िया है, मैं क्यों करूँ घर का काम? जब से मेरे पति ने दूसरी शादी की है, घर का सारा काम मेरी सौतन करती है। मैं तो घर के काम को हाथ भी नहीं लगाती, सारा काम मेरी सौतन बुलबुल करती है। मैं तो पूरा दिन बस आराम करती रहती हूँ। इतना बोर कर वो रानो चिड़िया वहाँ से फिर अपने घर की तरफ चली जाती है। अरे वाह, इस रानो चिड़िया के तो मजे हैं, सारा काम इसकी सौतन करती है। आज आने दो कालू जी को, मैं भी कालू जी की दूसरी शादी कर देती हूँ। सारा काम मेरी सौतन करेगी, मैं तो सारा दिन बस आराम करती रह जाऊंगी। ये तरीका तो मुझे बहुत पसंद आया। आज रात भी हो जाती है। कालू कौवा फैक्ट्री से वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर कालू कौवा आराम से आलू का भरता खाने में मसरूफ हो जाता है। बेचारी गौरी कौवी, वाह वाह गौरी कौवी, क्या आपने आलू का भरता बनाया है? मुझे तो आज बहुत मजा आया है। कालू जी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। आप मेरी बात को पहले गौर से सुनना। मैं आपकी दूसरी शादी करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं काम कर के थक गई हूँ, ताकि मेरी सौतन आकर मेरे साथ काम करे। कालू ये बात सुनकर गौरी कौवी के चेहरे की तरफ देख रहा था। कालू दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश था। वैसे गौरी जी, मेरा तो मन नहीं है दूसरी शादी करने का। वैसे तुम कह रही हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द कोई अच्छी कवि ढूंढ लेती हूँ। अगली सुबह ही गौरी कौवी अपनी दोस्तों को घर पर बुला लेती है और वो उसकी तरफ देख रही होती है। मुझे सुबह सुबह अपने घर क्यों बुला रही है गोली कौवी? क्या बात है, जल्दी से बताओ। देखो सोनी कवि, मैं तुम्हारे साथ बात जरा घुमा फिरा कर नहीं करती, मैं तुम्हें सीधा सीधा बता रही हूँ। क्या तुम मेरे पति कालू कौवे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? तुम जानती को हो कालू कितना अमीर है, ताकि कालू के अपने खेत भी हैं। ये सुनकर सोनी कवि सोच में पड़ जाती है। अरे वाह, इतना अमीर कौवा मिला है, मैं इस कौवे के साथ शादी तो जरूर करूँगी। ठीक है गोरी कौवी, मुझे मंजूर है। वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं, घर में मिलकर रहेंगे। बेटा तुम एक बार आ तो जा, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। कालू कौवा भी शादी करने के लिए बहुत खुश था। चलो सोनी कवि, मैं तुम्हें जंगल के सैर कराने के लिए ले जाता हूँ। गौरी तुम यहाँ बैठो। कालू कौवा और तभी पिंकी कबूतरी गौरी कौवी के पास आ जाती है। अरे गौरी कौवी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम कालू कौवे की दूसरी शादी कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं दूसरी शादी के बाद क्या होता है? पिंकी, तुम्हें पता नहीं कि गौरी कौवी कोई काम सोचे बगैर नहीं करती। मैं तो अपने पति यानी कालू कौवे की शादी करके ही रहूंगी। ठीक है गौरी कौवी, मेरा काम था तुम्हें समझाना, फिर देख लेना दूसरी शादी के बाद पति पहला नहीं रहता। ये सब बोलने के बाद पिंकी कौवी वहाँ से चली जाती है और बस कालू कौवा पूरा पूरा दिन पिंकी के साथ घूमता रहता था और भोजन के वक्त अपने घर आ जाता था।
तो रही हूँ, आप टेंशन ना लो, मैं आपके लिए और कालू के लिए भोजन बना दूंगी। चलो चलो, अब मेरे साथ जबान मत लड़ाओ, चलो जल्दी से काम पर लग जाओ और भोजन के लिए आज बिरयानी पकानी है। गोरी, ओ गोरी, गोरी गोरी, किधर खो गई हो तुम? कब से तुम्हें मैं आवाज लगा रहा हूँ। कालू जी, मैं तो बहुत हसीन सपना देख रही थी जो बहुत ही जल्द पूरा होने भी जा रहा है। ये सपना मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। सपने बाद में देखना, अभी मुझे भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, कर देती हूँ भोजन। अभी मुझे रानू चिड़िया के पास जाना है और उसे शुक्रिया भी अदा करना है, फिर मैं तुम्हें आकर भोजन दे देती हूँ। फिर गोरी कौवी सीधा रानू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। तभी गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर के अंदर की तरफ देखती है कि मोटी बुलबुल चिड़िया रानू चिड़िया से काम करवा रही होती है। तुमने उस गोरी कौवी को क्या कहा था कि मैं बुलबुल से काम करवाती हूँ और मैंने उसे नौकर बना कर रखा हुआ है? हाँ, बताओ बताओ तुम मुझे जल्दी से बताओ। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस गोरी कौवी के सामने अपनी बड़ाई बयान करने में मसरूफ थी। ये सब गोरी कौवी बाहर बैठकर सुन रही होती है। हाय हाय, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि बुलबुल चिड़िया रानू चिड़िया से काम करवा रही है। अब मुझे कालू कौवे की दूसरी शादी रोकनी होगी, ना कि सोनी कौवी मेरे साथ भी यही सलूक करे जो रानू के साथ हो रहा है। गोरी कौवी वहाँ से सीधा सोनी कौवी के पास चली जाती है। सोनी कौवी ये सारी बातें गोरी कवि बैठकर सुन रही थी। चल चल सोनी कवि, चल निकल जा, मैं तुम्हें अपने कालू कौवे के साथ शादी करने नहीं दूंगी, चल चल निकल जा यहाँ से। ये बोलकर गोरी कवि वहाँ से सीधा अपने घर चली आती है। इस बार जंगल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सारे पंछियों का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। बस चारों तरफ सफेद धुएं की धुंध थी। मम्मा मम्मा, मुझे बाहर जाना है, मैं काफी दिनों से उड़ा भी नहीं, मेरे पंख जकड़ गए हैं सारे। नहीं बेटा कुकू, आप बाहर नहीं जा सकते, चारों तरफ धुंध है, अगर आपको कुछ हो गया मेरी तो जिंद निकल जाएगी, मेरा तो और कोई नहीं है। ठीक है मम्मा, ठीक है, मैं बाहर नहीं जाता, मगर मम्मा जिन पंछियों के घर नहीं होते वो तो इस सर्दी में मर जाते होंगे ना। हाँ बेटा कुकू, ऐसी सर्दी में कोई नहीं बचता, परंतु सारे परिंदे अपना अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। रानू चिड़िया ने सही कहा था। एक जगह खतरनाक कबूतर और उसका दोस्त मिट्ठू बैठा होते हैं। तो मेरे दोस्त, बहुत सर्दी है, अब जल्दी से लकड़ियाँ ले आए और आग जला दो।
दोस्त, मेरा तो उड़ने का दिल नहीं कर रहा इस सर्दी में, मगर मैं कहाँ से लाऊं लकड़ियाँ। मैं 5 साल से इस जंगल में रह रहा हूँ, आज तक इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी। दोस्त, अगर इस तरह सर्दी रही तो हम तो मर ही जाएंगे। हमें तो ना कोई भोजन मिल रहा है ना कुछ और। मिट्ठू, मैं तो कहता हूँ हम ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। कबूतर, पागल हो गए हो क्या? हम किधर जाएंगे? हर जंगल में तो सर्दी है, हम कुछ और बंदोबस्त करते हैं। पागल कबूतर और मिट्ठू कुछ सलाह करके उड़ जाते हैं। मिठू, यहाँ पर तो बहुत सारे घर हैं, हम किस घर में जाएं? कबूतर, वो सामने वाला घर कालू कौवे का है, वो घर बहुत बड़ा है, हम दोनों आराम से रहेंगे उसमें। मिठू, ये बात ही तुम सही कह रहे हो, मैंने पहले ही कालू कौवे से बदला लेना है। कबूतर मेरे यार, कुछ करो, मैं तो यहीं पर खड़े खड़े कुल्फी बन रहा हूँ। फिर वो दोनों सीधा कालू कौवे के घर चले जाते हैं। कबूतर, कबूतर भैया, मैंने आपके अंगूर नहीं चुराए थे। नहीं नहीं कबूतर भैया, मुझे गौरी ने कहा था कि तुम कबूतर के अंगूर चुरा लाओ। तुमने जो भी किया बहुत गलत किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब तुम जब निकलोगे अपने घर से तुम्हें पता चलेगा। नहीं नहीं कबूतर भैया, हम इत पर रहम करें, इतना जुल्म ना करें हम पर, हम किधर जाएंगे। तुम दोनों जिधर भी जाओ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। जल्दी जल्दी से ये घर खाली करना वरना मार डालूंगा। वैसे भी हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, चिड़िया के घर में साल भर का भोजन और तरह तरह के मीठे फल भी मौजूद हैं। हाँ कबूतर, गौरी ठीक कह रही है, चिड़िया के घर गर्म करने वाला हीटर भी है और तरह तरह के मीठे मीठे फल भी। अगर ये बात है, मैं तो फिर उस चिड़िया के घर में ही रहूंगा। तुम्हारे घर में तो मुझे भोजन नजर भी नहीं आ रहा। चल कालू, हम चलते हैं, हम कोई दूसरा और घर ढूंढते हैं। रुको रुको, तुम कहीं मत जाओ, तुम अपने इस कच्चे घर में रहो, हम जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ पड़ते हैं। वो चिड़िया के गेट पर जाकर दस्तक देते हैं। चिड़िया कबूतर और मिट्ठू को अंदर ले जाती है। जैसे जैसे उन कौवों ने बोला है, यहाँ कमरा तो बहुत गर्म है और अनाज की तो कमी भी नहीं है यहाँ पर। चिड़िया का बेटा कोको नदी से पानी पीकर वापस अपने घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसे कोई चीज़ नज़र आ जाती है। कोको वहीं पर रुक जाता है। अरे ये तो मोबाइल है, न जाने किस पंछी का गिर गया होगा। कोको उस मोबाइल को उठाकर फिर अपने घर की तरफ वापस उड़ पड़ता है। कोको बेटा, ये तो कैमरे वाला मोबाइल है, बहुत ही ज्यादा महंगा है, ये आपको किस जगह से मिला है? अम्मा, मैं नदी से पानी पीकर आ रहा था और ये रास्ते में मुझे पड़ा हुआ मिला था। अच्छा कोको, अब सो जाते हैं, सुबह फिर होते ही है जिस पंछी का होगा हम उसे वापस कर देंगे। सुबह सुबह चिड़िया और उसका बेटा कोको मोबाइल लेकर उड़ पड़ते हैं। वो सीधा मिट्ठू कौवे के पास जाते हैं। मिट्टू भैया, ये मोबाइल फोन मेरे कुकू को नदी के पास से मिला है, आपका तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, ये मोबाइल फोन मेरा तो नहीं है। इतने में गौरी कौवी दूसरे दरख्त पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो वापस उसी की तरफ आ जाती है। दे दो मेरा मोबाइल, चोरनी कहीं की, मेरा मोबाइल तुमने चोरी कर लिया है। गौरी बहन, कुछ तो शर्म करो। ये मोबाइल फोन मुझे नदी के पास से मिला था। दो मेरा मोबाइल फोन वापस दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चिड़िया उसे मोबाइल दे देती है, गौरी मोबाइल को देखकर खुश होती है। अगर मुझे पता होता ये मोबाइल फोन तुम्हारा है तो मैं कभी वापस देने ही ना आती। गौरी वो मोबाइल फोन लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ उड़ पड़ती है।
हो, कालू देखो देखो, मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई। इतना महंगा फोन, गौरी तुम ये मोबाइल फोन कहाँ से लाई हो? ये मोबाइल फोन चिड़िया के बेटे को मिला था, घर घर पूछ रही थी किसका है, मैंने भी मौका देकर कह दिया ये मोबाइल फोन मेरा है। वाह गौरी, बहुत चालाक हो तुम तो, वाह। अब मैं इस पर फोटो लूंगी और इंटरनेट पर फिल्में भी देखा करूंगी। फिर क्या था, गौरी तो सारा सारा दिन अपने यहाँ सेल्फियाँ लेती रहती। वो कभी नदी पर जाती तो कभी किधर। ओए गंदी आंख वाले कबूतर, ये देखो मेरे पति ने मुझे इतना महंगा फोन दिला के दिया है, तुमने कभी अपनी बीवी को दिया है? वो निकम्मा नकार, तुम्हारा पति जो सारा दिन कोई काम भी नहीं करता, वो कहाँ से लाया? चोरी करके लाया होगा कहीं। ये कहते हुए कबूतर वहाँ से जल जाता है। रुको रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ, रुको रुको। मगर कबूतर रुकने वाला कहाँ था, वो तो वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो मोबाइल चील का था। चील अपना मोबाइल ढूंढते हुए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो कबूतर को देखती है और कबूतर से वो अपने मोबाइल के बारे में पूछती है। चाचा कबूतर, क्या तुमने मेरा एक मोबाइल देखा है? अभी मैंने न्यू लिया था और गुम गया है। चील दी, देखा है आपका मोबाइल गौरी कवि के पास है। कहाँ है उसका घर, मुझे जरा तुम बताओ तो सही। चील दी, मैं आपको बताता हूँ, मगर आपने मेरा नाम नहीं बताना उसे। नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ तो सही एक बार। चील गौरी कवि का एड्रेस पूछकर वहां से वापस उड़ पड़ती है। इधर गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठकर अपने मोबाइल से अपनी फोटो बना रही होती है और चील उसके घर के बहुत ही करीब पहुंच जाता है। अरे इतना बड़ा चील मेरी तरफ क्यों आ रहा है? क्या पता मुबारक देने आ रहा हो। मिल गया मेरा मोबाइल, मिल गया। लो कवि, सीधे से मेरा मोबाइल मुझे दे दो। वाह जी वाह, ये मोबाइल फोन तो मेरे पति ने मुझे अभी न्यू दिला के दिया है। लगता है तुम बिगड़ी हुई कवि हो, तुम आसान की जबान नहीं समझती। फिर क्या था, चील कवि को मारने लग जाती है। देती हूँ, ये मोबाइल फोन मुझे चिड़िया ने दिया था। चील अपना मोबाइल वापस लेकर अपने घर की तरफ खुशी खुशी लौट जाती है और कवि। पत्नी जी, ये तुम्हारे जिस्म खून के धब्बे कहाँ से आए हैं? वो मोबाइल फोन चील का था, वो जालिम चील आई और मोबाइल भी ले गई और मुझे मारा भी। मेरे बचपन की ख्वाहिश फिर से अधूरी की अधूरी रह गई।